अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि केल्विन और क्लोजिस की जो स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट है। पेपर में सवाल आ जाता है कि आप प्रूफ करके बताएं कि केल्विन और क्लोजिस की स्टेटमेंट क्या इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या होंगे, स्टेटमेंट बराबर होंगी। अगर लास्ट टाइम में याद तो होगा कि हमने केल्विन की स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। केल्विन की स्टेटमेंट क्या कहती थी कि अगर आप सिंक का टेम्परेचर सराउंडिंग के मुकाबले में कम कर दोगे तो आपको बर्डन नहीं मिलेगा। क्लोजिस की स्टेटमेंट ये कहती थी कि हीट आपकी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती अगर आप एनर्जी खर्च ना करें। अगर आप एनर्जी खर्च करेंगे तो डेफिनेटली फिर हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। अगर मैं केल्विन की स्टेटमेंट को गलत करूँ यहाँ पर और क्लोजेस की स्टेटमेंट खुद ब खुद गलत हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। मिसाल लें कि लेट केल्विन स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विदाउट सिंक। हमने केल्विन की स्टेटमेंट को गलत किया या गलत कर दिया। कैसे कि हमने एक हीट इंजन बना डाला बगैर सिंक के। याद होगा आपको कि केल्विन की स्टेटमेंट में हमने बात की थी हीट इंजन की। तो अगर आप चाहते हैं कि वो लेक्चर देखना तो आप इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो हमने बात की थी कि केल्विन स्टेटमेंट में जो हीट इंजन था उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक सोर्स, एक सिंक और एक वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स पे जो हीट प्रोड्यूस होती थी या बनती थी वो सिंक की तरफ मूव करती थी और सिंक पर जाके कुछ ना कुछ हीट एनर्जी आपकी लॉस होती थी और बीच में आपके वर्किंग सब्सटेंस होते थे। तो अगर केल्विन की स्टेटमेंट को हम गलत करें तो हम क्या करा कि हमने एक हीट इंजन बनाया बगैर सिंक के। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि आपके पास ये सोर्स वाला पार्ट है जिसका टेम्परेचर आपके पास हाई है। यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन सिंक पे जा ही नहीं रही। सिंक वाला टेम्परेचर हमने यहाँ से गायब कर दिया है। तो ये हीट यहाँ से होता होता यहाँ पे चली गई। आगे बोल रहा है कनेक्ट दिस परफेक्ट हीट इंजन टू ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर। अब हमने इस हीट इंजन को, यानी इसका सिंक वाला पार्ट है ही नहीं, हमने यही हीट इंजन को आगे किससे कनेक्ट कर दिया है, एक आर्म से रेफ्रिजरेटर से। आगे बोल रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग द हीट इंजन साइकिल हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट डूइंग वर्क ऑन इट। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, तो यहाँ से यहाँ पर मूव करने पे हो क्या रहा है कि जो हॉट कोल्ड बॉडी है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होते 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 हॉट बॉडी की तरफ आ रही है। तो हमने बात की थी कि क्लोजिस की स्टेटमेंट के अंदर कि जो हीट होती है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी उस वक्त जाती है जब आप एनर्जी देते हैं। यहाँ तो आप कोई एनर्जी दे ही नहीं रहे लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो केल्विन की स्टेटमेंट को हमने रॉन्ग करा बगैर सिंक बनाए। हमने यहाँ पे सिंक वाला पार्ट ही नहीं बनाया तो केल्विन की स्टेटमेंट गलत हुई। तो क्लोजियस की स्टेटमेंट आप देंगे खुद ब खुद गलत हो रही है कि हीट आपकी कोल्ड बॉडी से कहाँ जा रही है, हॉट बॉडी में, और हमें एनर्जी देनी भी नहीं पड़ रही। तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग द हीट इंजन साइकिल हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट डूइंग वर्क। जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है तो हीट एनर्जी फ्लो करती है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ और काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। आगे बोल रहा है दिस इज़ अगेंस्ट क्लोजियस स्टेटमेंट, और ये क्लोजियस स्टेटमेंट के, क्लोजियस की स्टेटमेंट के क्या है, खिलाफ है। हैंस इट इज़ प्रूव दैट केल्विन एंड क्लोजियस स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपने केल्विन की स्टेटमेंट को गलत कर दिया तो क्लोजियस की स्टेटमेंट खुद ब खुद गलत हो गई है। क्यों गलत हो गई है? केल्विन की स्टेटमेंट को आपने गलत किया। कैसे गलत किया कि आपने सोर्स वाला पार्ट तो बनाया लेकिन सिंक वाला पार्ट आपने नहीं बनाया। आपने पूरे हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर से कनेक्ट कर दिया। अब आपने जैसे ही रेफ्रिजरेटर से कनेक्ट करा तो आपने ये देखा कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी कैसे हीट जा रही है। हमें तो यहाँ पर कोई एनर्जी देनी पड़ती है ना एक्सटर्नल, तो यहाँ तो एनर्जी देनी नहीं पड़ी। तो यहाँ पर क्लोजियस स्टेटमेंट के भी ये खिलाफ हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि सर कि केल्विन और क्लोजियस की स्टेटमेंट जो है वो आपस में क्या है, इक्विवेलेंट। कि अगर एक चीज़ गलत हो जाए और उसके सामने वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाए तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएगी, बराबर। तो बाद औक़ात पेपर में ये सवाल आता है शॉर्ट, तो आप अच्छी तरीके से यही लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आइए हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन में आपको इस वाले नोट से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। कार्नोट इंजन को पढ़ने के लिए आपको अच्छी तरीके से हीट इंजन आना चाहिए। हीट इंजन के बेसिकली 3 पार्ट्स थे। कार्नोट इंजन में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। हमने लिखा दिस इंजन इंट्रोड्यूस बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट। देखिए राइटिंग थोड़ी सी बिल्कुल यहाँ पे मामूली सी मिटी हुई है क्योंकि नोट्स बहुत पुराने हैं लेकिन ऑथेंटिक ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। दिस इंजन इंट्रोड्यूस बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट सादी कार्नोट। जिस इंजन को, ये जो कार्नोट इंजन है इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले साइंटिस्ट का नाम है सादी कार्नोट।
और ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पेश किया था 1824 में। आगे बोल रहे हैं इट इज़ फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन एंड हीट लॉसेस, इट्स एफिशिएंसी इज मैक्सिमम बट कैन नॉट बी 100%। बोल रहा है ये जो कारनोट इंजन होगा आपके पास, ये आपको एफिशिएंसी इसकी मैक्सिमम तो होगी, लेकिन ये 100% काम करके नहीं दे सकता। आज तक ऐसा कोई इंजन नहीं बना जो आपको 100% काम करके दे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में ऐसे डिवाइसेस बनाई जाए, तो ऐसे डिवाइसेस का नाम आगे चल के परपेचुअल मोशन मशीन होता है, जो कि आपको 100% काम करके देता है और जिसमें एनर्जी भी यूटिलाइज नहीं होती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बना है। ये तो हम ये कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा इंजन जिसको इंट्रोड्यूस करवाया सादी कारनोट ने 1824 में, ये कह रहा है कि ये फ्रिक्शन से पाक होगा। फ्रिक्शन क्या है भाई, जब आप सिस्टम लोगे एक सिलेंडर, तो उसमें आपको पता है पिस्टन होता है, पिस्टन अप और डाउन मूव करता है। तो अगर वहाँ पे रगड़ पैदा होगी तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी आपकी लॉस होगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रिक्शन से पाक होगा, इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी बट 100% नहीं होगी। इसको लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन की, जो इंजन के पार्ट थे वही लिखेंगे। तो आपने लिखा फॉलोइंग आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के जो बेसिक पार्ट्स हैं आपके पास वो 3 है। एक होता है हीट सोर्स, एक होता है हीट सिंक और एक होता है सिस्टम। हीट सोर्स क्या है, हमने बोला द बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज कॉल्ड सोर्स। हमने बोला इंजन का वो पार्ट, वो बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई होगा उसका नाम दे दिया आपने हीट सोर्स का, इसके टेम्परेचर को T1 नाम देगा। हीट सिंक क्या था, हमने बोला हीट इंजन का वो पार्ट या वो बॉडी जिसका टेम्परेचर लो होगा उसको आपने सिंक का नाम दे दिया। सिस्टम क्या है, आपको याद होगा जब हीट इंजन पढ़ाया था तो सोर्स और सिंक के दरमियान में वर्किंग सब्सटेंस लगा होता है, वही आपका सिस्टम का काम कर रहा है। आगे बोल रहा है द सिस्टम इज अ सिलेंडर। सिस्टम आपके पास यहाँ सिलेंडर है, फिटेड विद द फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जिसको हमने फिट कर दिया किससे, फ्रिक्शनलेस पिस्टन से। एंड इट द परफेक्ट गैस इज प्रेजेंट एज अ वर्किंग सब्सटेंस, और उसके अंदर एक परफेक्ट गैस मौजूद है जो कि किसका काम कर रही है, वर्किंग सब्सटेंस का काम कर रही है। तो ये आप अच्छी तरीके से लिख लेगा तो आपको कार्नोट इंजन का सिंपल इंट्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन यहाँ से मिल जाएगी। आइए हम कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी का फार्मूला ड्राइव होगा। एफिशिएंसी का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, तो आपने हेडिंग लगाई द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दो चीज़ों के दरमियान रेशियो होता है, एक होता है आउटपुट और एक होता है इनपुट। इनपुट क्या है, जो सिस्टम को आपने एनर्जी सप्लाई की होगी। आउटपुट सिस्टम ने जो आपको काम करके दिया होगा। तो मैं पहले आपको रफ में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए जिस तरीके से आपके पास हीट इंजन के इस तरीके से पार्ट थे, डायग्राम बनानी नहीं है आपने, लेकिन आपने अच्छी तरीके से याद रख लेना। ये पार्ट सोर्स था आपके पास और ये पार्ट आपके पास सिंक था और बीच में ये आपके पास वर्किंग सब्सटेंस था। हम हीट जब सप्लाई करेंगे तो किस पे सप्लाई करेंगे, सोर्स पर। तो सोर्स पर जो भी हीट सप्लाई की जाएगी वो आपकी Q1 होगी और सिंक पर जो आपकी हीट जाके रिजेक्ट होगी उसको क्या नाम देंगे आप, Q2। इसका टेम्परेचर जो होगा वो T1 होगा, जाहिर सी बात है यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, और यहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो T2, और बीच में यहाँ होगा वर्डन। तो वर्डन की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो आप क्या करेंगे, Q1 में से जो यहाँ हीट बनी है उसमें से माइनस करवा देंगे जो हीट रिजेक्ट हुई है। मिसाल के तौर पे यहाँ 1000 जूल हीट एनर्जी बनी, या 200 लॉस हो गई, तो यहाँ पर आपके पास वर्डन कितना हो रहा है, 1000 माइनस 200, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू 800 आ जाएगी। तो याद रखें आउटपुट हमें यहाँ पर ये वर्डन मिल रहा है और इनपुट हम क्या दे रहे हैं सिस्टम को, Q1 हीट जो सप्लाई कर रहे हैं। तो हमने लिखा द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दो चीज़ों का रेशियो होता है, एक आउटपुट और दूसरा इनपुट। आगे बोल रहा है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई, और ये सिंबल है ये ईटा कहलाता है आपके पास, ये एफिशिएंसी को इससे डिनोट करते हैं। तो आप या ई लिख लें या ईटा लिख लें। एफिशिएंसी का फार्मूला देखें, एफिशिएंसी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। 9 मैट्रिक में 9 के अंदर भी हम यही फार्मूला पढ़ते थे एफिशिएंसी का, कि अगर आपने किसी भी मशीन की कारकर्दगी मालूम करनी है तो आपने दो चीज़ों का रेशियो लेना है, आउटपुट और इनपुट का। तो आउटपुट को डिवाइड कर दें आप इनपुट से। अब यहाँ देखें आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है। इनपुट जो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी, कहाँ एब्जॉर्ब करी, ये आपका सोर्स वाले पार्ट पे जिसको नाम दिया Q1। तो यहाँ देखें ये Q1, हीट रिजेक्ट कहाँ पे हो रही थी, सिंक पर, तो इसको क्या नाम दे दिया आपने, Q2।
अगर आपने वर्डन निकालना है तो वर्डन क्या है, एक तरीके से आउटपुट का काम कर रहा है, तो वर्डन कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q2। अब एफिशिएंसी के फार्मूले में जहां आउटपुट लिखा हुआ था आप वहां पर डेल्टा W लिख दें, तो डेल्टा W डिवाइड में क्या आ गया, आप जो इनपुट दे रहे थे, इनपुट क्या दे रहे थे, आप हीट दे रहे थे, तो Q1, तो ये Q1 आ गया। डेल्टा W किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 आ गया, डिवाइड में क्या आ गया आपके पास, Q1। अब आप यहाँ देखें, ये Q1 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी, तो दोनों हिस्सों में आप इसको ब्रेक डाउन कर दें, तो Q1 को आप Q1 से डिवाइड कर दें तो Q1 अपॉन Q1, माइनस Q2 को आप किससे डिवाइड कर दें, Q1 से, तो Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें, ये Q1 इस Q1 से क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है, तो आंसर आ गया आपके पास इसका 1। तो एफिशिएंसी का फार्मूला बन गया 1 माइनस, ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये Q2 है और ये Q1, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये एफिशिएंसी का फार्मूला है। लेकिन स्टूडेंट आपको याद होगा कि एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा परसेंट में ली जाती है। ज़्यादातर जो एफिशिएंसी आपने देखी होगी, किसी भी चीज़ की कारकर्दगी आपने बतानी होती है तो परसेंटेज में बतानी होती है, तो आप इस पूरे फार्मूले को मल्टीप्लाई किससे कर दें, 100 से। एफिशिएंसी निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से। तो एफिशिएंसी का फार्मूला परसेंट में क्या हो जाएगा, वही 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने, 100 से। अब ये फार्मूला देखिए उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं आप जब आपको सवाल में हीट गिवन होगी। Q2 रिप्रेजेंट कर रहा है जो हीट आपकी रिजेक्ट हो रही है, किस पर, सिंक पर। Q1 रिप्रेजेंट कर रहा है जो सोर्स पर हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही थी या बन रही थी, जो भी कह रहे हैं आप। तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई 100। अगर मैं इसी फार्मूले को टेम्परेचर की टर्म में लिखूँ, लिखा हुआ इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, तो देखें अभी आपको बताया था कि Q1 का टेम्परेचर होगा T1, Q2 का टेम्परेचर क्या होगा, T2। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ टेम्परेचर कम होगा, तो मैं बस Q2 की जगह T2 भी लिख सकता हूँ, Q1 की जगह T1। ये फार्मूला देखें, और ये फार्मूले फ़र्क ये है कि ये तब अप्लाई होगा जब आपको हीट गिवन होगी, ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब आपके पास दो टेम्परेचर्स गिवन होंगे। तो आपके पास दो फार्मूलाज बन चुके हैं, 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे एक मेन बात ये लिखी हुई है कि एफिशिएंसी की वैल्यू 100% हो सकती है अगर सिंक का टेम्परेचर ज़ीरो कर दिया जाए। क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ टेम्परेचर ज़ीरो कर दूँ इसका मतलब हीट लॉस हो ही नहीं रही है। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ से हीट आ रही थी और यहाँ कुछ लॉस हो रही थी, अगर हीट यहाँ पे लॉस होना बंद हो जाए इसका मतलब जितनी भी हीट आएगी वो सारी की सारी बर्डन में चली जाएगी, तो फिर मशीन आपको कारकर्दगी उसकी 100% हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, सिंक पर कोई ना कोई हीट एनर्जी आपकी लॉस हो जाती है। तो बोल रहा है कि अगर एफिशिएंसी 100% चाहिए तो टेम्परेचर सिंक का आप क्या कर दो, ज़ीरो। तो सिंक का टेम्परेचर यहाँ T2 था, सोर्स का टेम्परेचर T1, तो मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 की वैल्यू में यहाँ ज़ीरो पुट कर देता हूँ, डिवाइड में T1 की वैल्यू कुछ भी हो, हम जस्ट अभी फार्मूला बनाना सिखा रहे हैं। T1 मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से। ज़ीरो को आप T1 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ज़ीरो आ जाएगा। तो आप परसेंट एफिशिएंसी का फार्मूला देख लें, 1 माइनस ज़ीरो मल्टीप्लाई 100। 1 में तो ज़ीरो माइनस करें तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से करें तो एफिशिएंसी 100% आ रही है। तो देखें एफिशिएंसी 100% उस वक्त हो सकती है जब सिंक का टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं, एक कार्नोट इंजन उसका इंट्रोडक्शन, और हमने एफिशिएंसी की डेरिवेशन को देख लिया है। तो ये फार्मूला जो आपके पास मेन दो बने हैं ये अच्छी तरीके से याद कर लेगा। वर्डन का फार्मूला याद कर लेगा कैसे निकलता है, Q1 माइनस Q2। और एफिशिएंसी मेन क्या होती है कि हम रेशो लेते हैं आउटपुट और इनपुट का। आज हमने दो लेक्चर डिस्कस किए जिसमें एक हमने कार्नोट इंजन को डिस्कस किया और हमने एक स्टेटमेंट को प्रूव किया कि केल्विन की स्टेटमेंट और क्लोजिस की स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। आने वाले लेक्चर में कार्नोट इंजन की जो एप्लीकेशन बाद औक़ात आ जाती है, सॉरी एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, ऑपरेशन, तो उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। और कार्नोट इंजन की फिर न्यूमेरिकल कवर कर इस टॉपिक को भी हम वाइंड अप कर देंगे। फिर आपके 2 से 3 टॉपिक रह जाएंगे इस चैप्टर के जिसको आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।